हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस साइड शिशिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। तो आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ा भी रहे होंगे। और आप सभी को पता है कि जैसा कि हम लोग सीटेट और दमनदीव पीआरटी का जो सीडीपी वाला सेक्शन है, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को कर रहे हैं और डेली कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से। तो आज का जो हम लोगों ने इसके पहले जो पढ़ा था वो व्यवहारवादी सिद्धांत, जो बिहेवियरल थ्योरी थी, जिसमें हल थे, बीएफ स्किनर थे, थॉर्नडाइक साहब थे, टॉलमैन थे, कार्ल रोजर्स थे, उसके बारे में उनकी थ्योरी पूरी पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे आज अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत, ठीक है, जो कि गेस्टाल्टवादी जिसको हम कहते हैं, गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, जिसको सूझ का सिद्धांत बोलते हैं, अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत भी बोलते हैं। बहुत सिंपल वे में, बहुत आसान भाषा में, छोटी छोटी चीज़ों को एग्जाम्पल के माध्यम से आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा और आप अच्छे से समझिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और बता दूँ, इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। सीटेट, अगर सीटेट वाले हैं तो सीटेट 2024 जुलाई अगस्त, और दमनदीव वाले हैं तो दमनदीव पीआरटी के नाम से सिलेबस है। तो आप जाके देख सकते हैं, उसमें सारे वीडियो जो भी हैं सीटेट वाले सीटेट के और दमनदीव वाले दमनदीव के देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इसको किस किस नाम से जानते हैं, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के नाम से जानते हैं, या सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं और अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। अब इसके कुछ अन्य नाम हैं, आइए इसको देखते हैं। जो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है, इसके कुछ अन्य नाम है। पूर्णकार सिद्धांत, जिसको एट द होल बोलते हैं, समग्र सिद्धांत भी बोलते हैं, और सूझ का सिद्धांत भी बोलते हैं, और अंतर्दृष्टि का भी सिद्धांत बोलते हैं, और पूर्ण से अंश का सिद्धांत भी बोलते हैं, और सोच का भी सिद्धांत बोलते हैं। तो ये अन्य नाम थे कुछ, याद रखिएगा। आपसे इसमें सीटेट वगैरह में तो नहीं पूछते, लेकिन DSSB में जब आप जाते हैं या KVS में जाते हैं तो ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जनरली, ठीक है। तो चलिए अब इससे जो गेस्टाल्टवादी जो कौन कौन से हैं, इसमें कौन कौन से सिद्धांत, कौन कौन से पर्सन जो है साइकोलॉजिस्ट हैं जो इसमें आते हैं, तो मैक्स वर्दिमर, कोहलर और कोफ्फा, ठीक है, ये लोग आते हैं। वहीं अवयवीवाद का सिद्धांत या संपूर्णवाद का सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने दिया, ठीक है। या ये क्वेश्चन पूछा है, अवयवीवाद या संपूर्णवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो कोहलर ने दिया। और इसको स्टार्ट किसने किया था? वर्दिमर ने किया था, ठीक है। प्रयोग और शोध का कार्य कोहलर ने ही किया था। अब गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है, इसको आइए देखते हैं। तो गेस्टाल्ट भाई एक जर्मन शब्द है। क्या जर्मन शब्द होता है? गेस्टाल्ट का मतलब होता है, ये जर्मनी के शब्द से बना एक जर्मन शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है आइए इसको देखते हैं। समग्र अथवा पूर्ण रचना, किसी चीज़ का समग्र या पूर्ण रचना करना गेस्टाल्टवादी के या गेस्टाल्ट वर्ड का मतलब होता है। अब इसका प्रयोग किस पे किया गया? सुल्तान वनमानुसी या चिंपैंजी पर, ठीक है। तो जो गेस्टाल्टवादी थे, इन्होंने किस पे किया? वनमानुस चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया था। नोट, सूझ का आधार कल्पना है, ठीक है, बिल्कुल सूझ का आधार हमारा क्या होता है? कल्पना होता है। अब आइए कोहलर का प्रयोग देखते हैं यहाँ से। बस ये रीडिंग के लिए है ताकि आपको चीज़ें याद रहें। एक कमरे में सुल्तान नामक चिंपैंजी को एक कमरे में बंद कर दिया, जिसमें केले लटक रहे थे। कमरा में एक बक्सा भी रखा था। चिंपैंजी उछल कूद कर जब केले प्राप्त न कर सकता तो उसे कुछ सूझा और उसने बक्से को रखकर उसके ऊपर चढ़कर केले प्राप्त कर लिए। दूसरा प्रयोग में केले और अधिक ऊंचाई पर लटकाए, वह 2 बॉक्स रखे गए। उसने एक बॉक्स रखकर केले प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। बाद में उसे सूझा और दोनों बॉक्स को जोड़कर उसने केले प्राप्त किए। तीसरा, इस प्रयोग में पिंजरे में 2 छड़ी रखी गई। वह केले पिंजरे के बाहर, सुल्तान ने केले हाथ से खींचने की कोशिश की, फिर सूझबूझ से छड़ी उठाई और आपस में जोड़ दी, जिससे उसे केले प्राप्त हो गए। तो देखिए यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट यूज किए गए, 3 प्रयोग। पहला ये था कि एक कमरे में चिंपैंजी था जिसका नाम था सुल्तान, उसको कमरे में बंद कर दिया जाता है, जिसमें केले लटका दिए जाते हैं, और कमरा में एक बॉक्स रख दिया जाता है, ठीक है। तो चिंपैंजी उछल कूद कर केले प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं प्राप्त कर पाता। तो उसको दिमाग में एक चीज़ सूझती है, वो बॉक्स को रखकर बॉक्स के ऊपर चढ़ जाता है और केला पा जाता है। पहला ये है। दूसरा प्रयोग ये किया गया कि कुछ केले को कुछ और ऊंचाई पर लटकाया गया और कमरे में 2 बॉक्स रख दिए गए। तो 2 बॉक्स जब रखे गए तो अधिक ऊंचाई पर वो कोशिश किया उसने एक बॉक्स पे पहले चढ़ के केले पर प्राप्त करने की, लेकिन नहीं पाया वो। फिर दूसरा बॉक्स भी रखकर उस पर केले को पा जाता है, वो ऊंचाई तक पहुंच जाता है। दूसरा ये था। तीसरा, इस प्रयोग में पिंजरे में 2 छड़ी रखी गई। जो पिंजरा था उसमें 2 छड़ी रखी जाती है और केले पिंजरे के बाहर
मतलब केला जो रहता है वो पिंजरे के बाहर लटका दिया जाता है और वो केले से हाथ को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन केला नहीं मिल पाता। अब उसको सूझबूझ से दिमाग लगाता है और छड़ी जो रहती है उसको उठाई और आपस में जोड़ देता है उसे, और जिसकी वजह से केले प्राप्त हो जाते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट गेस्टाल्टवादी का, यहीं से शुरुआत होता है। अब चलिए पढ़ते हैं जीन पियाजे साहब का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जहाँ से हर बार सीटेट में 4 से 5 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। पियाजे साहब को बहुत अच्छे से सिंपल वे में चीज़ों को कवर करेंगे हम। पियाजे, जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी बोलते हैं इसको। अब इन्होंने एक किताब लिखी थी भैया, उस किताबों का क्या नाम था? उस किताब का नाम था द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड। तो जो बुक लिखी थी जीन पियाजे साहब ने, एक किताब लिखी थी जिसका नाम है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। पियाजे के सिद्धांत हमें बताता है कि बच्चा मानसिक और संज्ञानात्मक संरचना के साथ पैदा हुआ है, जो 14 से 15 ईयर्स की उम्र में अधिकतम विकास प्राप्त करता है। तो ये पियाजे साहब ने थियरी दी थी, इसका मोटा मोटा अगर कहें कि क्यों, इससे क्या मिलता है, इससे हमें यह सिद्धांत हमें क्या बताता है, तो यह सिद्धांत हमें बताता है कि जो बच्चा होता है वो मानसिक और संज्ञानात्मक संरचना मतलब स्ट्रक्चर के साथ पैदा होता है। ठीक, जब वो पैदा होता है वो चीज़ें ऑलरेडी रहती हैं, मानसिक मेंटल लेवल उसका, संज्ञान उसका वो संरचना के साथ पैदा होता है। और 14 से 15 साल का जब होता है तो उसका सबसे ज़्यादा अधिकतम विकास प्राप्त करता है। तो ये किसने कहा था? जीन पियाजे साहब ने कहा था। अब ये देखिए, ये भी कहा था संज्ञान से भाषा का विकास होता है। बिल्कुल, जो हमारे थॉट होते हैं भाई, उसी से हमारे भाषा का विकास होता है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, बोलने से पहले हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट रहता है, हम तभी चीज़ें बोल पाएँ। अगर आप कभी भी नोटिस किए होंगे, बोलने से पहले अगर दिमाग में आपको चीज़ें ना रहें तो आप कभी चीज़ें एक स्टेप वाइज में चीज़ों को नहीं बोल पाएंगे, इधर कोई आगे हो जाएगा, कोई पीछे हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए कॉन्सेप्ट पहले दिमाग में बनता है, हमारे संज्ञान में आता है, फिर उसी से हमारे भाषा का विकास होता है। ठीक, अब कुछ की पॉइंट्स हैं, आइए इसको देखते हैं। बच्चे एक्टिविटी करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल भाई, बच्चे जो हैं वो अपने एक्टिविटी करके, गतिविधियां करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। जैसा आप लोगों ने देखा होगा, जो सुल्तान था चिंपैंजी, वो अपनी सूझबूझ से ही, ठीक है, एक्टिविटी करके केले को पा जाता है। बच्चे नन्हे वैज्ञानिक, लिटिल साइंटिस्ट हैं। तो बच्चे नन्हे वैज्ञानिक, यह पूछता है किसने कहा? तो भाई जीन पियाजे साहब ने कहा। बच्चे हमारे ही जितना सोच सकते हैं, लेकिन प्रकार अलग है। क्वांटिटी इज सेम बट क्वालिटी इज़ डिफरेंट। बच्चे भी हमारे ही जितना सोच सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि ये प्रकार अलग होता है भाई। क्वांटिटी सेम होती है लेकिन क्वालिटी डिफरेंट हो जाता है। हो सकता है कम उम्र का बच्चा बहुत अच्छा ना सोच पाए, वहीं एक मैच्योर हम जैसे लोग, आप जैसे लोग चीज़ों को अच्छे से सोच पाते हैं। ठीक, ये कहने का मतलब है इसका। अब आइए संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, आइए भैया ये देख लेते हैं कि संज्ञानात्मक विकास को कौन कौन से जो कारक हैं जो परेशान करते हैं, या आप कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो आइए इसको देखते हैं। तो पहला है परिपक्वता, मैच्योरेशन आनुवांशिक होता है। ठीक है, तो ये प्रभावित करता है किसको? हमारे संज्ञानात्मक विकास को। हम परिपक्व हैं तो चीज़ों को अच्छे से सोच पाते हैं, उसका नेगेटिव पॉइंट, उसका पॉजिटिव पॉइंट। ठीक है, अगर मैच्योरिटी है हमारे अंदर तो हम चीज़ों के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, नेगेटिव एस्पेक्ट्स, सारी चीज़ें सोच के डिसीजन लेते हैं। वहीं एक्सपीरियंस, बिल्कुल अनुभव बहुत प्रभावित करता है। कैसे? एक्टिविटी से आता है। देखिए, अनुभव बहुत बड़ा चीज़ है। ठीक है, अनुभव कब आता है? जब आप चीज़ें करते हो, कोई चीज़ करते हो, गलतियाँ होती हैं उसमें, और फिर जब उसमें आप कहते हैं ना कि आप उसमें बेस्ट हो जाते हो, तो ये एक्सपीरियंस जो है वो समय के साथ गतिविधियाँ करते हुए हमारे अंदर आती हैं। सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन, बिल्कुल बिना समाज के अंतःक्रिया करके, मतलब हम समाज के साथ इंटरेक्ट करते हैं तभी तो कुछ सीखते हैं। कि हम जाते हैं अगल में, हाँ ये हमारे भैया हैं, हमारे चाचा हैं, हमारे पड़ोसी भी होते हैं हमारे। ठीक है, तो सोशल इंटरेक्शन से समाज में क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, ये सारी चीज़ें हमें सोशल इंटरेक्शन के थ्रू पता चलती हैं। अब नेक्स्ट है इक्विलिब्रेशन। आइए इक्विलिब्रेशन को देखते हैं। इक्विलिब्रेशन, अब आगे चलते हैं। कुछ नोट लिख करके लिखा है, देखते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत के तर्क तथा मनोविज्ञान का मध्य सेतु कहा है। तो जो पियाजे साहब हैं, इन्होंने जो अपनी कॉग्निटिव थियरी दी, इसको तर्क तथा मनोविज्ञान के मध्य का सेतु कहा है। ठीक है, किसके किसके बीच का? तर्क, रीजनिंग और साइकोलॉजी के बीच की पुल कहा है। ठीक है, किसको? संज्ञानात्मक सिद्धांत को। अब आइए इनके द्वारा कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए थे, पहले इसको देखते हैं। जीन पियाजे के द्वारा पूछता है, यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अच्छे से समझिए इस चीज़ों को।
स्कीमा ज्ञान की एक क्रमबद्ध संरचना है। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा इज़ द ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। प्लूरल की बात करें तो स्कीमेटास आर द स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। तो जो स्कीमा होता है भाई, हमारे ज्ञान की एक क्रमबद्ध संरचना है स्कीमा। ठीक है, किसका? ज्ञान का एक क्रमबद्ध संरचना है। हमारा जो ज्ञान है, हम धीरे धीरे चीज़ों को क्रम में सीखते हैं। ठीक है, धीरे धीरे चीज़ों को क्रम में सीखते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को स्कीमा कहते हैं। अब आइए, एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण किसको कहते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछता है। आत्मसातीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बालक नए ज्ञान को शामिल कर लेता है, अर्थात बालक नए ज्ञान को आत्मसात अपने पुराने स्कीमा में कर लेता है। देखिए, स्कीमा मैंने बताया कि जो हमारे ज्ञान होते हैं भाई, हमारे क्रमबद्ध ज्ञान होते हैं, उसी को हम स्कीमा कहते हैं। कोई भी चीज़ें हम एक क्रम में सीखते हैं, जो हमारे दिमाग में स्टोर रहता है पहले से ही, तो ये क्या हो जाता है? हमारा स्कीमा हो जाता है। अब आत्मसातीकरण क्या होता है भैया? कि हमारा जिसमें जो बच्चा होता है नए ज्ञान को, ठीक है, नए ज्ञान को शामिल कर लेता है उसमें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए आत्मसातीकरण क्या हुआ। ठीक, जैसे बच्चा ये जानता है कि बच्चा साइकिल सीखना चाहता है, साइकिल चलाना सीखना चाहता है। ठीक है, तो पहले अगर हम बचपन में ध्यान दिए होंगे तो कैंची हम लोग चलाते थे। अगर हमारे गांव में ऐसे बोला जाता था कैंची, ठीक है, कैंची चलाते हैं हम। तो बच्चा देख के दूसरों को ये तो जानता था कि हाँ कैंची चला सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, लेकिन उसके दिमाग में ये नहीं था कि हम कैंची के अलावा भी साइकिल को अपने सीट पे बैठ के चला सकते हैं। तो ये हमने नई ज्ञान दी बच्चे को। बच्चे को जब नया ज्ञान पुराने ज्ञान में शामिल कर लिया बच्चे को, तो इसी को हम आत्मसातीकरण कहते हैं। याद हो गया? एसिमिलेशन क्या होता है, समझ में आ गया? मैं फिर से एग्जांपल में समझाता हूँ। आत्मसातीकरण, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पुराना ज्ञान है, ठीक, आपने इससे पहले पियाजे के बारे में सुना था, जीन पियाजे के बारे में सुना था, लेकिन अब जीन पियाजे के जो कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उनकी 4 अवस्थाएं हैं, ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो जीन पियाजे के बारे में जो भी आपके पास नॉलेज था, अब जो मेरा बताया गया नया ज्ञान है, उसको आप इंटर रिलेट कर ले रहे हो, उसको आत्मसात कर ले रहे हो, तो इसी को कहते हैं आत्मसातीकरण। ठीक है, पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को ऐड करना, यही क्या कहलाता है? आत्मसातीकरण या एसिमिलेशन कहलाता है। ठीक है, तो मैंने सिंपल भाषा में लिखा है, अब समझ में आ गया होगा। आत्मसातीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बालक नए ज्ञान को शामिल कर लेता है, अर्थात बालक नए ज्ञान को आत्मसात अपने पुराने स्कीमा में कर लेता है। ठीक है, जो पुरानी स्कीमा रहते हैं उसमें ऐड कर लेता है। अब एकोमोडेशन, समायोजन किसको कहते हैं? तो इसको भी समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से, एकदम सिंपल और शुद्ध भाषा में। समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है। तो मॉडिफाई और मैनिपुलेट द प्रीवियस नॉलेज। देखिए, अब इसमें होता क्या है कि ठीक है, स्कीमा में क्या हुआ कि क्रम वाइज चीज़ों को हम सीख रहे हैं, ठीक है, और इसके बाद एसिमिलेशन में क्या हुआ कि हम हमारी जो पुरानी स्कीमा थी, पुराने नॉलेज थे, उसमें जो नए नॉलेज को हमने ऐड कर लिया। ठीक, बस ऐड किया। अब ठीक है, नया ज्ञान, पुराना ज्ञान, नया ज्ञान प्लस पुराना ज्ञान को जोड़ा, प्लस इसमें चीज़ों को मैनिपुलेट करना, प्रीवियस चीज़ों में या मॉडिफाई करना, इसको हम कहते हैं समायोजन, एकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है, अब कैसे? समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली चीज़ों को, जैसे हमारी आवश्यकता इस समय नौकरी है, ठीक, जैसे हमारी आपकी सबकी जो भी आवश्यकताएं हैं भाई, इस समय सब जॉब पाना चाहते हैं गवर्नमेंट, तो आपकी आवश्यकताएं क्या है और आवश्यकताओं को पूर्ति कौन कौन सी चीज़ें जो हैं हमें टीचर बनने के लिए प्रभावित करेंगी। ठीक, इसमें चीज़ों को हम बैलेंस रखेंगे कि हाँ हमें ऐसे पढ़ना है, हम ऐसे पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हमें ये गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, गलत क्या है, सही क्या है, चीज़ों को बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। अगर चीज़ें बैलेंस बन जाती हैं तब जाके हम टीचर बन जाते हैं या अच्छे से पढ़ते हैं। तो चीज़ों को मॉडिफाई करते रहते हैं, मैनिपुलेट करके। जब प्रीवियस नॉलेज में चीज़ों को मॉडिफाई करें, मैनिपुलेट करें, तो इसको हम क्या कहते हैं? एकोमोडेशन कहते हैं या समायोजन कहते हैं। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया होगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। अब इक्विलिब्रेशन, ये आइए इसको देखते हैं। ये इक्विलिब्रेशन क्या होता है? इक्विलिब्रेशन तो नई इन्फॉर्मेशन के आत्मसातीकरण के बाद उस नई इन्फॉर्मेशन को पुरानी इन्फॉर्मेशन के साथ बैलेंस करना। देखिए, उसमें हम मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, पिछले वाले में समायोजन में हम मैनिपुलेट करते हैं जो हमारा, या मॉडिफाई करते हैं हमारा जो प्रीवियस नॉलेज रहता है। लेकिन इक्विलिब्रेशन में क्या होता है कि नई इन्फॉर्मेशन के आत्मसातीकरण के बाद जैसे ये नई इन्फॉर्मेशन हम जान जाते हैं या सीख जाते हैं, तो उस नई इन्फॉर्मेशन को पुरानी इन्फॉर्मेशन के साथ बैलेंस करना। ठीक, कि हाँ अच्छा नई ये पुरानी वाली नॉलेज थी, हाँ इसमें ये पुरानी नई वाली जो न्यू इन्फॉर्मेशन है ये मैच कर रही है, हाँ
ये चीज़ें हमें नहीं करनी है, जो सब करते हैं, जो समाज के लिए सही है वो हमें करनी है। तो चीज़ों के बीच में बैलेंस बनाना, पुरानी जो नई इन्फॉर्मेशन थी और जो पुरानी इन्फॉर्मेशन है उसके बीच में बैलेंस बनाने को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रेशन बोलते हैं। ठीक, अब अनुकूलन एक नया कॉन्सेप्ट था भैया, अनुकूलन, आइए इसको भी देखते हैं। नई इन्फॉर्मेशन के अनुसार अपने आप को उसी इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर लेना ही अनुकूलन है। तो जैसे ही अब होता क्या है भैया, मान लीजिए हमने हम आपको कोई नया नया कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, कोई नया नया इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको ऐसे करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको ऐसे पढ़ना चाहिए, तो आप उस चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हो, एडजस्ट कर ले रहे हो, तो इसी को हम कहते हैं अनुकूलन। ठीक है, चीज़ों को अडॉप्ट करना अनुकूलन कहलाता है। थ्रू एडॉप्टेशन वी आर एबल टू अडॉप्ट न्यू बिहेवियर दैट अलो अस टू कोप विद चेंज। बिल्कुल, एडॉप्टेशन भाई, अगर हम कह रहे हैं कि आपको ऐसे पढ़ना है, आपको अच्छे से पढ़ना है, नोट्स पढ़ाना है, आपको किताबें पढ़नी है, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, अगर आप ये चीज़ें एडॉप्ट कर ले रहे हो तो इसी को हम अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि चेंज कर रहे हो, अपने अंदर चेंज ला रहे हो, अपनी चीज़ों को एडजस्ट कर रहे हो। तो जो एडॉप्टेशन होता है ये एसिमिलेशन और एकोमोडेशन को मिला के एडॉप्टेशन बनता है। ठीक है, अनुकूलन समझ में आ गया आपको। अब आगे चलते हैं। संगठन, ऑर्गेनाइजेशन किसको कहते हैं ये भी देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन या संगठन, संगठन से तात्पर्य उन प्रत्यक्ष तथा बौद्धिक सूचनाओं को सही तरीके से बौद्धिक संरचनाओं में व्यवस्थित करने हैं जो इसे बाह्य वातावरण के साथ समायोजन करने में उसके कार्यों को संगठित करता है, परंतु जब वह सफल नहीं कर पाता तो अनुकूलन करता है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन या संगठन से क्या तात्पर्य है कि प्रत्यक्ष तथा बौद्धिक सूचनाओं को सही तरीके से बौद्धिक संरचनाओं में व्यवस्थित करने हैं। अब जैसे आपको 4 चीज़ें मैंने दे दी, ठीक है, कुछ भी दे दिया, 4-5 चीज़ें मैंने दे दी, आपको चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, जिसको कहते हो वेल ऑर्गेनाइज चीज़ें। अब अपने रूम का एग्जांपल देता हूँ। अब कोई होता है कि रूम बिखरा होता है, कोई होता है कि हाँ रूम कोई भी चीज़ हो, रूम का जो चीज़ उसका प्रॉपर प्लेस है रखने का, आप उसको वहीं पे रखते हो वेल ऑर्गेनाइज तरीके से। तो इसी तरह प्रत्यक्ष चीज़ें या हमारे जो मेंटल, जो हमारे दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन है उसको सही तरीके से चीज़ों को व्यवस्थित करना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना और बाह्य वातावरण के साथ एडॉप्ट करना, और उसमें जो भी कार्य हो रहे हैं या जो भी चीज़ें एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको ऑर्गेनाइज करना ही क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है या संगठन कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम चीज़ों को सही से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते तो चीज़ों को एडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं या अनुकूलन करता है। ठीक है, संगठन समझ में आया? नहीं समझ में आया फिर से बताता हूँ सिंपल वे में। देखिए, इसमें होता क्या है कि हमारे पास जो प्रत्यक्ष चीज़ें होती हैं, प्रत्यक्ष नॉलेज होता है, हमारे दिमाग में जो सूचनाएं, इन्फॉर्मेशन होती हैं, और बौद्धिक तरीके से उसको हम चीज़ों को व्यवस्थित करते हैं, एक अच्छे वे में ऑर्गेनाइज करते हैं, और वातावरण जो बाह्य वातावरण है उसके साथ समायोजन करते हैं, तो इसी को करते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अब आगे चलते हैं। पियाजे ने स्कीमा के बारे में बताया, मैंने पहले ही बताया, स्कीमा ज्ञान का एक क्रमबद्ध संगठन है, पहले ही बताया, स्कीमा इज ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। ठीक, इतना याद रखिएगा। अब भैया पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी, पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको बहुत अच्छे से चीज़ों को पढ़िएगा, समझिएगा। ठीक है, तो पियाजे की 4 अवस्थाएं पहले कौन कौन सी है, पहले यही याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इंद्रियगामक अवस्था, जिसको हम सेंसरी मोटर स्टेज या संवेदी पेशी अवस्था बोलते हैं। इसके अन्य नाम होते हैं जहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो पहली अवस्था को इंद्रियगामक अवस्था को कहते हैं, या आपको संवेदी पेशी अवस्था बोलते हैं, जिसको सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। कन्फ्यूजन से दूर रहना है तो अंग्रेजी वाला वर्ड याद रख लीजिए, जिसको हम सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। तो दूसरी अवस्था कौन सी है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। ठीक, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। और चौथा है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। तो पियाजे ने कितने अवस्थाएं, पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं। पहला है, इंग्लिश वाला याद रखिएगा, कभी नहीं भूलेंगे, सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आइए चीज़ों को बारी बारी से पढ़ते हैं। इंद्रियगामक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था, या जिसको हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी उम्र याद रखिएगा, ये कितने 0 से 2 साल के लिए बच्चों के लिए होता है। ठीक है, इसमें कितने बच्चे, कौन से एज वाले ग्रुप वाले आते हैं, तो 0 से 2 ईयर्स के बच्चे आते हैं। ठीक, याद रखिएगा किसमें, सेंसरी मोटर स्टेज में। अब आइए इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं बारी बारी से। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, जन्म से 2 वर्ष, तो जन्म से
अगर 0 से 2 वर्ष कहें तो कौन सी अवस्था होगी, इसको हम सेंसरी मोटर स्टेज कहेंगे। ठीक, इसमें इस अवस्था में होता क्या है कि जो बच्चा जो भी चीज़ें सीखता है, बच्चा अपने सेंसेस से सीखता है। आँख, कान, नाक, हाथ, जो भी हमारे 5 सेंसरी सेंसेस हैं, इससे सीखता है। ठीक है, टच करके, फील करके सीखेगा। ठीक है, बच्चा टच करेगा कोई चीज़, फील करेगा कि हाँ यहाँ पे सामान है, ये मम्मी है। ठीक, चूसर क्रियाएं होती हैं इसमें। सकिंग, अंगूठे को चूसता है बच्चा। आप देखे होंगे कि वो माँ का दूध पीता है तो उसको लगता है कि नहीं, अंगूठा चूसना उसको सेम बराबर समझता है। तो ये सेंसेस ही है जिस पे बेसिस पे वो बच्चा सीखता है। नेक्स्ट है स्थगित अनुकरण। यदि किसी को कुछ करता देखेगा तो खुद भी करेगा। इमिटेशन, तो एज ऑफ इमिटेशन किस अवस्था में, या डिफर्ड इमिटेशन किस अवस्था में पाई जाती है, तो सेंसरी मोटर स्टेज में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, जैसे अदर, आप कुछ कर रहे हो, जैसे आप कुछ काम कर रहे हो तो बच्चा भी उसी को रिपीट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये किस अवस्था में पाई जाती है, सेंसरी मोटर अवस्था में। नेक्स्ट है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, जिसको हम कहते हैं गोल ओरिएंटेड बिहेवियर बच्चा करता है। जैसे किसी दूर फेंकी गेंद को उठाने जाना। जैसे आपने किसी गेंद को फेंक दिया, आप देखेंगे बच्चा जाएगा फिर उस बॉल को लेके आएगा, फिर आप कहीं और फेंकेंगे तो जाएगा फिर लेके आएगा। तो गोल ओरिएंटेड व्यवहार बिहेवियर उसका होता है। तो ये किस में होता है, सेंसरी मोटर स्टेज में। वस्तु अस्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस किस में आता है, किस अवस्था में आता है, तो रट लीजिए, याद कर लीजिए, लिख लीजिए। आपको ये आता है, बच्चों के दिमाग में कोई वस्तु अस्थायी हो जाती है, उसे ले लेने पर वह रोने लगता है। अब जैसे ऑब्जेक्ट परमानेंस कहने का मतलब ये है कि बच्चे के दिमाग में कोई भी चीज़, वस्तु अस्थायी हो जाती है, उसको अगर आप उससे कोई चीज़ लेते हो तो वह रोने लगता है। ठीक है, तो इसको जैसे मम्मी के पास वो है वो, तो मम्मी पास से कोई दूसरा लेता है तो रोने लगता है। मम्मी कहती है कि मैं जा रही हूँ तो रोने लगता है। तो इसी को कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। याद आ गया? याद है, चीज़ों को समझिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाएंगे आपके। अब देखिए नेक्स्ट है सार। अब इसका सार बता दूँ 2 शब्द में चीज़ों को, समरी। देखिए कितने, 0 से 2 साल, याद रखिएगा 0 से 2 साल होता है। सेंसेस से सीखेगा बच्चा, इसमें सेंसरी मोटर मतलब सेंसेस से सीखेगा अपना। सकिंग, चूसना। ठीक है, बच्चा का चूसना इसमें बहुत आप देखेंगे बिहेव करता है इसमें। वहीं डिफर्ड इमिटेशन करता है। डिफर्ड इमिटेशन का ये है कि बच्चा आप जो करेंगे, जो भी एक्टिविटीज़ आप करोगे, बच्चा रिपीट करता है, दोहराता है। गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, बिल्कुल अगर आप किसी बॉल को, बच्चा को कहीं और फेंक दे रहे हो तो बच्चा जाएगा उस बॉल को लेके आएगा। ऑब्जेक्ट परमानेंस, बिल्कुल बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस में क्या करता है कि वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है उसके अंदर, बच्चे के दिमाग में। अगर उससे वह चीज़ें, कोई भी चीज़ है, उससे बॉल अगर उसके पास है तो आप ले लेंगे तो रोने लगता है। अगर मम्मी कहती है कि मैं जा रही हूँ, कोई और ले लेता है तो रोने लगता है। तो ये कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब सेंसरी मोटर स्टेज, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछेंगे आई होप सो आप कर ले जाएंगे। अब आते हैं दूसरी अवस्था में, जिसको हम कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। सबसे पहली चीज़, इसको 0 से 7 साल। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 साल, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितने, 0 से 7 साल। ठीक है, 2 से 7 साल, सॉरी 2 से 7 ईयर्स तक। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आत्म केंद्रिता का गुण, सेल्फ सेंटर का गुण आ जाता है। जैसे बच्चा सिर्फ अपने ही चारों तरफ सबका ध्यान चाहता है। बच्चा है, छोटा बच्चा, वो चाहता है कि बस सब लोग मुझे ही देखें, सब मुझसे ही खेलें, सब मेरे पास रहें, उसको अकेला ना छोड़ें। तो इसको कहते हैं आत्म केंद्रिता का गुण। ठीक, तो आत्म केंद्रिता का गुण, सेल्फ सेंटर जो क्वालिटीज़ है बच्चों के अंदर, किस अवस्था में होती है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती है। दूसरा है वस्तु स्थायित्व। अब कॉन्सेप्चुअल स्टेज में आ जाता है उसमें। ठीक है, बच्चा उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस था, लेकिन इसमें कॉन्सेप्चुअल स्टेज की चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक, वस्तु स्थायित्व का गुण किसके अंदर, किस अवस्था में आती है, तो ये आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट है इगोसेंट्रिक। इगोसेंट्रिक का मतलब हो गया अहम केंद्रित वार्ता। ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अहम केंद्रिता बच्चों के अंदर आ जाती है इसमें। बच्चा सिर्फ अपने ही चारों तरफ सबका ध्यान चाहता है, सेम वही चीज़ हो गई। एनिमिज्म इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है, मतलब निर्जीव वस्तु को सजीव समझता है बच्चा इसमें। ठीक है, बच्चे को जैसे कहोगे कि बच्चा अरे झाड़ू लेके चलो, रेलगाड़ी जा रही है, तो बच्चा उसको झाड़ू को रेलगाड़ी समझता है। इसी को कहते हैं निर्जीव चीज़ को सजीव समझना। जैसे किसी चीज़ से चोट लगने पर हम उसके सामने उस वस्तु को मारते हैं तो बच्चा चुप हो जाता है कि उस चीज़ को भी चोट लगने लगी है। देखिए आप बचपन में होंगे तो जैसे बच्चा गिर जाता है दीवार से, चोट लग जाती है, अरे किसने मारा बच्चे को, दीवार ने मारा। आप दीवार को 2-3 थप्पड़ लगा देते हो, बच्चा समझ जाता है कि बस जिसने मुझे मारा, मम्मी ने उसे मार दिया, और बच्चा चुप हो जाता है। ठीक, अब केंद्रीकरण का सिद्धांत, सेंट्रेशन होता है, या कहें
इरिवर्सिबिलिटी, अपलटावी का गुण बच्चे के अंदर आ जाता है। तो अपलटावी का गुण बच्चे के अंदर किस में आता है, तो किस में आता है भैया, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ अपलटावीपन क्या होता है। जैसे आप बच्चे को 2 × 2, ठीक है, बच्चे को 2 × 2 अगर कहेंगे तो बच्चा समझेगा कि हाँ 2 × 2 4 होता है, ठीक। अगर बच्चे को कहेंगे तो कि 4 को 2 से डिवाइड करो तो वो नहीं जानता है, ठीक है, अर्थात वो चीज़ों को पलट नहीं पाता, जो सामने है वही ठीक समझता है, ठीक है। अब 2 × 2 बच्चा को कहेंगे तो आप समझ जाएगा, लेकिन अगर आप कहेंगे 4 को 2 से डिवाइड करो तो बच्चा नहीं समझ पाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल भी पिक्चर के माध्यम से समझिए चीज़ों को, ठीक है। अब देखिए दोनों यहाँ पे सेम बना है चीज़ें, ठीक है, पहला दूसरा, तो ये दोनों चीज़ें सेम बनी हैं तो बच्चा समझ रहा है, ठीक है। एक को ऐसे बना दिए, एक को ऐसे बना दिए, जबकि सारी चीज़ें क्वांटिटी सब सेम है तो बच्चा नहीं समझ पाता, ठीक है, अपलटावीपन का गुण नहीं है उसके अंदर। तो देखिए एग्जाम्पल समझिए, यहाँ लंबे चौड़े दोनों बर्तनों में पानी की मात्रा समान है, दोनों में मात्रा समान है, लेकिन बच्चे का जब चित्र पहला दिखाते हैं तो पूछने पर कितने दोनों पानी बराबर है तो यह उत्तर देता है हाँ। चित्र 2 दिखाने पर सेम प्रश्न पूछने पर वह कहता है कि नहीं, दोनों में पानी की मात्रा अलग अलग है। देखिए पिक्चर के माध्यम से समझिए कि देखिए इसमें दोनों दिखाए हैं तो बच्चे को लगता है कि दोनों सेम है, तो दोनों में पानी जबकि बराबर है दोनों में, ठीक है। और यही चीज़ देखिए, इसका आकार बदल देते हैं थोड़ा सा, इसकी गहराई, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, दोनों में पानी सेम है, लेकिन बच्चा कहता नहीं पानी सेम नहीं है, तो इसको कहते हैं अपलटावीपन का गुण, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी, इरिवर्सिबिलिटी की क्वालिटी किस में होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अब तीसरी अवस्था पर देखते हैं, पढ़ते हैं अच्छे से, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अच्छे से समझिएगा, खूब क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अभी इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा, तब जाके आपके पूरे डाउट खत्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसकी एज ग्रुप देख लेते हैं, तो 7 से 11 वर्ष आते हैं इसमें स्थूल ठोस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं इसको, नियमीकरण की अवस्था भी इसको कहते हैं। बालक के विचार बड़ों के निकट होने लगते हैं, क्यों, कैसे, जो बालक के थॉट्स होते हैं वो थोड़ा सा डेवलप होने लगते हैं, वो चीज़ों को क्रॉस क्वेश्चन करता है, क्यों होता है, कैसे होता है, क्यों हो रहा है ऐसा, ऐसे क्यों नहीं हुआ, ये क्वेश्चन करने लगता है। लॉजिकल रीजनिंग उसके अंतर्गत आ जाती है, बच्चा चीज़ों को तर्क करने लगता है, चीज़ों को सोचने लगता है। मूर्त मतलब ये है कि जिन्हें देख सकता है, छू सकता है, केवल उसी के बारे में सोच पाता है, ठीक है, इसी को हम कहते हैं मूर्त चिंतन, ठीक। अमूर्त चिंतन नहीं करता है इसमें, ठीक। तो अगर मूर्त चिंतन की बात करें तो किसमें, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है, तीसरी अवस्था में। अब आइए इंडक्टिव थॉट आ जाता है। ये क्या होता है, इंडक्टिव थॉट आ जाता है, मतलब देखिए इसके पहले वाले में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में उसके अंदर इरिवर्सिबिलिटी थी, लेकिन इसमें रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, पलटावीपन का गुण आ जाता है। अच्छा, बच्चा 2 × 2 = 4 होता है, बच्चे को 4 / 2 भी दे देंगे तो बच्चा 2 कर लेगा, ठीक है। CCS सुनिए समझिए, सीरिएशन क्रमिक रूप, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, और कंजर्वेशन, CCS का गुण बच्चे के अंदर आ जाता है इसमें, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब पूछता है। क्रमबद्धता का सिद्धांत या क्रमिक रूप का बच्चे के अंदर अगर किस अवस्था में आता है तो बच्चे के अंदर इसमें आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है। कंजर्वेशन संरक्षण का गुण आ जाता है। क्लासिफिकेशन बच्चों चीज़ों को क्लासीफाई कर पाता है। सीरिएशन बच्चा चीज़ों को क्रम में लगा लेता है, किसी चीज़ को उल्टा फुल्टा करके देंगे तो क्रम में लगा लेगा। अब आइए बारी बारी से पढ़ते हैं। कंजर्वेशन का मतलब है पलटावीपन का गुण आ जाता है, मतलब शेप व साइज चेंज होने पर क्वालिटी सेम रहती है तो बच्चा समझ जाता है, ठीक है। ये होता है कंजर्वेशन। क्लासिफिकेशन चीज़ों की विशेषता के आधार पर बांट लेता है, जैसे आप चीज़ों को मिक्स करके दे दीजिए, ये त्रिभुज है, ये आयत है, ये ट्रायंगल है, ये स्टार है, तो बच्चा चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लेता है। देखिए ये त्रिभुज को अलग कर देगा, स्टार को अलग कर देगा, सर्कल को अलग कर देगा, तो इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। बच्चा सिर्फ उन चीज़ों को देख व छू सकता है, टैंजिबल थिंग्स जिसको, उन्हीं के प्रति लॉजिक लगा पाता है, ठीक है। अब सीरिएशन क्या होता है, सीरिएशन वस्तुओं को छोटे बड़े आकार के आधार पर उनको क्रम में लगा लेता है। जैसे आपका बच्चों को दे दीजिए, ये एग्जांपल के तौर पे समझिए, ये छोटा सर्कल, उससे बड़ा सर्कल, उससे छोटा सर्कल, उससे बड़ा सर्कल, उससे छोटा सर्कल, तो बच्चा सही क्रम में इसको लगा लेगा। पहले ये छोटा है, फिर इसकी बारी है, फिर इससे बड़ा वाला आएगा, फिर इससे बड़ा वाला आएगा, ठीक। बच्चा चीज़ों को छोटे से बड़े क्रम में लगा लेता है। तो चीज़ों को एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, इतना बढ़िया तरीके से चीज़ों को समझा रहा हूँ। यहाँ से खूब क्वेश्चन आएंगे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। दमन द्वीप में भी अब लास्ट स्टेज पढ़ते हैं, अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको प्री ऑपरेशन फॉर्मल स्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसकी एज, सबसे पहले एज ग्रुप के बारे में जान लेते हैं। तो 11 से 15 वर्ष तक होती है इसमें।
अमूर्त चिंतन की योग्यता बच्चे के अंदर आती है। किसकी? अमूर्त चिंतन की योग्यता। जो चीज़ें भले ही सामने न हो फिर भी उनको सोचकर समझने लगता है, जिसको कहते हैं अमूर्त। मूर्त का मतलब चीज़ों को देख लेता है, चीज़ों को देख के फील करता है, चीज़ों को समझता है। लेकिन अमूर्त मतलब चीज़ें इमेजिनेशन करने लगता है बच्चा। मतलब उसको अगर कोई चीज़ उसके जैसे कुछ चीज़ के बारे में समझा रहे हैं, अरे लाइट ऐसी होती है, उसमें मरकरी वाली लाइट लगी होती है, उसमें ये होता है, तो बच्चा इमेजिन करने लगता है, हाँ सही कह रहे हैं, उसमें ऐसे लाइट होती है, उसमें ये चीज़ ऐसे बना होगा। तो इसको कहते हैं अमूर्त चिंतन की योग्यता। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अमूर्त चिंतन पियाजे की किस अवस्था में आता है, तो आप कहेंगे प्री फॉर्मल स्टेज में। ठीक है। अब डिडक्टिव थॉट आ जाते हैं, मतलब निगमन तर्क। नियम से उदाहरण की योग। बच्चे को अगर रूल पहले समझा दोगे तो बच्चा उदाहरण की तरफ जाने लगेगा। साइंटिफिक थिंकिंग आ जाती है, वैज्ञानिक बच्चे के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो जाता है। हाइपोथेटिकल व्यू मतलब परिकल्पनात्मक चिंतन आ जाता है, यानी कल्पना के माध्यम से सोचने लगता है, इमेजिनेशन के माध्यम से चीज़ों को सोचने लगता है। हाँ, आम पेड़ पर ऐसे होता होगा, आम को ऐसे तोड़ते हैं, ये चीज़ें ऐसे बना होगा, ठीक, सोचने लगता है। नेक्स्ट है, बालक को कविता सुनाते हैं। रोज़ सवेरे मुर्गा बोला कुकड़ू को, तो बच्चा खुद सवेरे का दृश्य सोच पाता है, मुर्गे का दृश्य उसके सामने आ जाता है। इसको अमूर्त चिंतन या परिकल्पनात्मक चिंतन कहते हैं। ठीक है। तो जैसे अब बच्चे को कविता सुनाते हो तो बच्चा की मुर्गा बोले कुकड़ू को सुबह, तो बच्चा खुद सवेरे की चीज़ें सोच लेता है। पक्षी उड़ते हैं, चिड़ियाँ उड़ती हैं, चिड़ियों की आवाज़ आती है, सुबह बहुत अच्छा लगता है। मुर्गा जब बोलता है तो सुबह हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप सो पियाजे की संज्ञानात्मक विकास जो थियरी है, पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, वीडियो को बार बार देख लीजिएगा रिपीट करके। और मैंने पूरी कोशिश की है अच्छे तरीके से समझाने की, एग्जाम्पल के तरीके से, पिक्चर के माध्यम से। और एक चीज़, जो भी स्टूडेंट नोट्स लेना चाहते हैं इसके, आप नोट्स ले सकते हो किस पे, 8853954496 पर मैसेज करके। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, सीटेट के हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के नोट्स अवेलेबल हैं। बहुत सारे बच्चों ने लिया है और 130 प्लस मार्क्स पाए हैं, 120 प्लस, 110 प्लस। आप भी पा सकते हो। थोड़ी सी मेहनत करिए, मेरे साथ मेहनत करिए। मैं पूरा सिलेबस तो कंप्लीट ही कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, और ऐसा कंटेंट आपको 4-5 हज़ार रुपये में मिलते हैं। तो चलिए, आप नोट्स लेने के लिए मैंने नंबर दिया है 8853954496। इस पर मैसेज करके आप नोट्स को ले सकते हो। ठीक है, इस पर मैसेज करके डिटेल ले सकते हो। बाकी जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कोहलबर्ग की थियरी के साथ। ठीक है, जय हिंद जय भारत।